समुत्पाद वक्र किसे कहते हैं, समुत्पाद वक्र को तालिका पर किस प्रकार से दर्शाया जाएगा और समुत्पाद वक्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो इस टॉपिक में ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि समुत्पाद वक्र की क्या परिभाषा होती है। तो समुत्पाद जो वक्र है उसको इंग्लिश में कहते हैं आइसो क्वांट्स या आइसो प्रोडक्ट कर्व। यहाँ पे लिखा हुआ है आइसो क्वांट्स या आइसो प्रोडक्ट कर्व, जिसको कि हिंदी में कहते हैं समुत्पाद वक्र। तो समुत्पाद जो वक्र है वह क्या बतलाता है, तो उसकी परिभाषा है कि समुत्पाद वक्र दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को बतलाता है या प्रदर्शित करता है कि जिनसे उत्पादक को समान उत्पादन की प्राप्ति होती है। तो जो समुत्पाद वक्र होता है वह दो साधनों के विभिन्न ऐसे संयोगों को, विभिन्न ऐसे कॉम्बिनेशंस को बतलाता है जिनसे उत्पादन का जो स्तर है उत्पादक को समान मात्रा में प्राप्त होता है। तो जो उत्पादन के साधन हैं वो चार हैं। तो उत्पादन के जो साधन चार हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी और चौथा है साहस। तो इस प्रकार से उत्पादन के हो गए चार साधन। तो समुत्पाद वक्र के अंतर्गत उत्पादन करने के लिए जो उत्पादक है वह दो साधनों का प्रयोग करता है। दो साधनों का वह कौन कौन से हैं जिनका प्रयोग करता है, एक है श्रम और एक है पूंजी। तो ये मानकर चला जाता है कि जो उत्पादक है वह उत्पादन कार्य में दो साधनों का प्रयोग करता है या यूज करता है उत्पादन करने के लिए, श्रम और पूंजी का इस्तेमाल करता है। तो यहां पर जो बात आ रही है कि समुत्पाद वक्र दो साधनों के विभिन्न संयोगों को बतलाता है कि जिनसे कि उत्पादक को समान उत्पादन की प्राप्ति होती है। तो जो साधन है वो कैसे हैं, सीमित है। साधन क्या है, सीमित हैं, संसाधन सीमित हैं। तो जो उत्पादक है वह अपने साधनों के विभिन्न ऐसे कॉम्बिनेशन को चुनता है, उनका चुनाव करता है कि जिससे कि उसे ज्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। तो प्रत्येक उत्पादक का उद्देश्य होता है कि लागत कम आए, कॉस्ट कम आए और उत्पादन ज्यादा हो। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बनते हैं इसको और भी सरल भाषा में हम इस टेबल पर समझेंगे। इस टेबल को जानने से पहले यह भी जान लेते हैं कि जो समुत्पाद वक्र है इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक आता है उत्पादन अनधिमान वक्र, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। क्योंकि जो समुत्पाद वक्र है यह उत्पादन अनधिमान वक्र भी कहलाता है, क्योंकि इसका जो आकार है लगभग अनधिमान वक्र के समान है। अनधिमान वक्र क्या बतलाता है कि दो वस्तुओं के विभिन्न ऐसे संयोगों को बतलाता है कि जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, चाहे वो किसी भी संयोग को प्राप्त कर ले। ऐसे ही जो समुत्पाद वक्र है यहां पर भी उत्पादन के विभिन्न ऐसे संयोग बनते हैं कि जहां पर उत्पादन प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक कॉम्बिनेशन पर इक्वल होता है, चाहे वो ए पर है, बी पर है, सी पर है, डी पर है, ई पर है। ओके, तो इसलिए समुत्पाद वक्र को उत्पादन अनधिमान वक्र भी कहा जाता है। अनधिमान वक्र की तरह ही इसका आकार होता है। दूसरा इसको कहते हैं समान उत्पादन वक्र, आइसो प्रोडक्ट कर्व। तो इस प्रकार से समुत्पाद वक्र को उत्पादन अनधिमान वक्र भी कहते हैं और समान उत्पादन वक्र के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आ रही है कि इसको हम सरल भाषा में समझते हैं कि संयोग कैसे बनते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। जैसे हम बीएससी में, बीए में एडमिशन लेते हैं तो सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन बनता है कि आपने 3 सब्जेक्ट लेने हैं या 4 लेने हैं, जहां जैसी व्यवस्था है। ओके, तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनकर चलता है कि जेडबीसी का है कि पीसीएम का है। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन। ओके, तो यहां भी क्या हम देखेंगे कि दो साधनों का कॉम्बिनेशन करके एक उत्पादक किस प्रकार से एक समान उत्पादन प्राप्त करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल में 1 2 3 4 और 5 कॉलम बनाने हैं।
पहला कॉलम में लिखना है संयोग कॉम्बिनेशन, दूसरे में लिखना है श्रम और पूंजी, क्योंकि वह जो उत्पादन कर रहा है वो दो साधनों का प्रयोग करता है। यहां पर ये मानकर चलते हैं कि जब कोई उत्पादक उत्पादन करता है तो वह दो साधनों का प्रयोग करता है, एक करता है श्रम का, दूसरा करता है पूंजी का। और जब वो श्रम और पूंजी लगाएगा तो उससे क्या होगा, उत्पादन होगा। तो यहाँ पे लिख दिया एक्स वस्तु का उत्पादन किसमें, इकाइयों में। और यहाँ पे दिखा दिया सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS, मार्जिनल रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपने क्या करना है, संयोग में ABCDE इस प्रकार से लिखना है, और श्रम में 1 इकाई 2 इकाई 3 4 5 बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा। पूंजी में क्या करेंगे, जैसे 14 10 7 5 4 घटते क्रम में लिखा जाएगा। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब श्रम की मात्रा को बढ़ाया जाएगा तो वैसे वैसे क्या होगा, धीरे धीरे पूंजी की मात्रा को घटाया जाएगा, लेकिन घटाने पर भी उत्पादन एक जैसा ही प्राप्त होगा। कैसे, जैसे ए कॉम्बिनेशन है, यहां पर उत्पादन करने के लिए उत्पादक श्रम की 1 इकाई और पूंजी की 14 इकाइयों का प्रयोग करता है और उसे उत्पादन प्राप्त होता है 35 इकाई। ओके, अब वो बढ़ता है बी कॉम्बिनेशन की ओर, जिसमें वह 2 लेवल लगाता है और 10 इकाई पूंजी लगाता है, 10 रुपए पूंजी लगाता है, तब भी उसे उत्पादन क्या होता है, 35 इकाइयों के बराबर प्राप्त होता है। अर्थात ABCDE सभी संयोगों पर उत्पादन सेम है, 35 35 35। तो इस प्रकार से यहां पर सब जगह इक्वल ही लिखाया जाएगा। ओके, यहां पे देखिए कि जब कोई उत्पादक उत्पादन करता है दो साधनों का प्रयोग करके, यदि वो श्रम की मात्रा को बढ़ाएगा 1 से बढ़ाकर 2, तो उसे क्या करना पड़ेगा, पूंजी की मात्रा को 14 से घटाकर 10 करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वो श्रम की मात्रा को बढ़ाता है 1 2 3 4 5, तो पूंजी की मात्राएं 14 से घटकर 10 7 5 4 घटती चली जाती हैं। लेकिन बात क्या है कि प्रत्येक कॉम्बिनेशन में, चाहे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इस पे उसे उत्पादन सेम ही प्राप्त होता है, समान प्राप्त होता है प्रत्येक संयोग पर, प्रत्येक कॉम्बिनेशन पर। ओके, और यहाँ पे लिखा है सीमांत प्रतिस्थापन दर, कि जिस दर पर वह पूंजी का प्रतिस्थापन कर श्रम की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये 1 कहां से आया, पहले तो हमने डैश कर दिया, 1 से ऊपर कुछ नहीं है और 14 से ऊपर भी कुछ नहीं है। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, इसलिए सब जगह 1 1 आया। अब यहाँ पर 4 कहाँ से आया, 14 में से 10 गया 4, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 4 गया 1। तो इस प्रकार से 1 4 1 3 1 2 1 1 का इनमें अनुपात बन रहा है। ओके, तो जब उत्पादन होता है तो जैसे जैसे श्रम को बढ़ाया जाएगा तो पूंजी की मात्रा को घटाया जाएगा। ओके, और इसके विपरीत यदि क्या करता है, पूंजी की मात्रा को बढ़ाता है तो श्रम की मात्रा को घटाना पड़ेगा, उल्टा चलेगा। तो इस प्रकार से ए कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, ए कॉम्बिनेशन तो ए हो गया, जिसपे ए और इसका इस्तेमाल करता है और 35 इकाई उत्पादन प्राप्त करता है। बी करता है, उसमें 2 श्रम 10 पूंजी 35। सी पे कितना होता है, 3 7 का इस्तेमाल करता है तब भी उत्पादन 35। डी करता है 4 5 का तब भी 35। ई करता है 5 और 4 का तब भी उत्पादन 35। इसीलिए परिभाषा में कहा गया है कि दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को बतलाता है या प्रदर्शित करता है जिनसे उत्पादक को समान उत्पादन की प्राप्ति होती है। तो समान उत्पादन 35 35 35 35 35। तो इस प्रकार से इसको तालिका पर दर्शाया जाएगा। अब बात आती है कि तालिका के बाद इसका रेखा चित्र बनाया जाएगा, अर्थात इसी तालिका के माध्यम से अब हम इसका रेखा चित्र बनाएंगे, अर्थात समोत्पाद वक्र का रेखा चित्र बनाने का काम करेंगे। रेखा चित्र को बनाने के लिए हमें 2 अक्ष, y अक्ष और x अक्ष को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा y जो अक्ष है, यह हमारा
वर्टिकल एक्सिस हो गया, और ये जो हमारी बड़ी लाइन है एक्स अक्ष वाला, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। तो इस एक्स अक्ष पर हम श्रम की मात्राओं को दिखाएंगे 1 2 3 4 5। ओके, तो इस रेखा को हम 1 2 3 4 5 पटरी की सहायता से बराबर 5 भागों में बांटने का काम करेंगे। ओके, उसके बाद जो हमारा वाई अक्ष है इसका टाइटल है पूंजी। इस पर हम पूंजी को दर्शाएंगे। तो पूंजी देखिए, अधिकतम कितनी है 14 है, और न्यूनतम कितनी है 4 है। तो इस प्रकार से हमने 14 को भी दिखाना है, उसमें 10 भी आएगा, 7 भी आएगा, 5 भी आएगा, 4 भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, इस वाई अक्ष वाली रेखा को दो दो के अंतर पर 1 सेंटीमीटर पर हम क्या करेंगे, पूंजी की 2 इकाइयों को दिखाएंगे। 2 सेंटीमीटर पर 4, इस प्रकार से 2 4 6 8 10 12 14। तो इस प्रकार से हमने इस रेखा को 7 बराबर भागों में बांट दिया है, दो दो के अंतर पर। ओके, अब क्या करना है कि जो यहां दे रखा है श्रम और पूंजी की सहायता से, ओके, हमने एक कॉम्बिनेशन यहां बनेंगे और यहां पर हमारा तैयार होगा समोत्पाद वक्र। तो कैसे बनाएंगे, यहां नजर डालेंगे, एक पर कितना है 14, तो यहां पे देखना है कि श्रम की मात्रा है 1 और पूंजी की मात्रा है 14। तो श्रम 1 है, ओके, और पूंजी है 14, इस प्रकार से 14 है। तो इस प्रकार से हम इसको नीचे ले जाएंगे, इसकी सीध में यहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री पे मिलेगा, ऐसे एक नीचे लाइन यहाँ मिला देंगे। तो इस प्रकार से देखिए, श्रम की 1 मात्रा और पूंजी की 14 मात्राएं। तो इस प्रकार से ये पहला संयोग यहाँ पे मिल जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे बन गया। दूसरे पर नजर डालेंगे कि 2 के सामने कितना है 10, तो ये 2 है, और 10 कहाँ पे हमारे यहाँ पे है। ओके, तो ये हमारा 10 हो गया, एक पॉइंट भी लगा लीजिए। 3 के सामने कितना है 7, तो ये हमारा 6 है, इसके बीच में 1 का अंतर है, इसको आगे बढ़ाएंगे और ये हमारा हो जाएगा 3 के सामने 7। 4 के सामने कितना है 5, तो ये 4 है, और इस 4 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा 5, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इस प्रकार से ले लेंगे। इस प्रकार से एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। और 5 के सामने कितना है 4, ये 5 है, और हमारा ये 4 है। तो इस प्रकार से हम आगे ले जाएंगे, और इस प्रकार से ये हमें कितने 1 2 3 4 5 5 पॉइंट क्या हो गए प्राप्त हो गए। तो ये 5 कॉम्बिनेशन हो गए, 1 2 3 4 और 5। अब क्या करेंगे, इन 5 पॉइंटों को हम एक इस प्रकार से रेखा द्वारा मिला देंगे, और ये जो हमें प्राप्त होगा ये वक्र, इस पे लिखेंगे आई क्यू, आइसो क्वांट। क्या लिखा जाएगा इस पे, आई क्यू लिखा जाएगा, जिसका मीनिंग होगा समोत्पाद वक्र। ओके, तो इस प्रकार से ए वाला जो कर्व है हमें प्राप्त हो गया, इसे बोलेंगे समोत्पाद वक्र। तो कॉम्बिनेशन देखिए, यही वाला कॉम्बिनेशन पहले आ गया, ए, उसके बाद बी, सी और डी और ई। इस प्रकार से देखिए, पहला जो कॉम्बिनेशन है इस पे उत्पादन कितना है 35 इकाई, दूसरे पे भी कितना है 35 इकाई, सी पर कितना है 35 इकाई, डी पर कितना है 35 इकाई, और ई पर भी है 35 इकाई। तो इस प्रकार से देखिए कि एक संयोग पर उत्पादन है 35 इकाई, एक कॉम्बिनेशन पे। ओके, जो यहां दर्शाया था अब वह रेखा चित्र पे आ गया। बी पर कितना है 35, अर्थात चाहे वह ये संयोग का चुनाव करे तो उत्पादन उतना ही होगा, और चाहे वो ई का करे उत्पादन उतना ही होगा। ओके, और इसके साथ समझना है कि जैसे जैसे वो श्रम की मात्रा को यहाँ बढ़ा रहा था तो इसको घटा रहा था। तो श्रम की मात्रा को पहले 1 पर कितना है श्रम 1 है, उस समय पूंजी की 14 इकाइयों का कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 और 14 का। अब वो क्या करता है कि श्रम की मात्रा को बढ़ाता है तो पूंजी की मात्रा को घटाना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, 2 के सामने 10। तो इस प्रकार से ये नीचे आ रहा है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे पूंजी की मात्राएं घट रही हैं तो इधर की तरफ क्या हो रहा है, श्रम की मात्राएं बढ़ाई जा रही हैं, जिससे कि वह समान उत्पादन को प्राप्त कर सके कि 35 35 35 35 35। तो इस प्रकार से ये हमारे कितने संयोग बन गए, यही वाले 1 2 3 4 5। और इस प्रकार से यहां से लेकर और ये नीचे की तरफ जो हमारा कर्व तैयार हो गया, इसे क्या बोलेंगे आई क्यू, आइसो क्वांट कर्व, या इसे कहेंगे आइसो प्रोडक्ट कर्व। तो इस पे लिखा जाता है आई क्यू। तो इस प्रकार से
ये हमारा तैयार हो गया कौन सा वक्र, समोत्पाद वक्र, आइसोक्वांट या आइसोप्रोडक्ट कर्व। इस प्रकार से तालिका के द्वारा, ये तो हमारी तालिका हो गई और ये हमारा रेखा चित्र हो गया। समोत्पाद वक्र को समझने के बाद अब आता है समोत्पाद वक्र की विशेषताएं, अर्थात समोत्पाद वक्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं समोत्पाद वक्र की। तो जो समोत्पाद वक्र है उसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला है कि जो समोत्पाद वक्र होता है वह बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है, बाएं से दाईं ओर नीचे की ओर झुकता है। दूसरी उसकी विशेषता है कि समोत्पाद वक्र लंबवत नहीं होता है। तीसरी विशेषता है समोत्पाद वक्र क्षैतिज नहीं होता है। अगला है समोत्पाद वक्र धनात्मक नहीं होता है। अगला है कि समोत्पाद वक्र अनेक हो सकते हैं। यहाँ पे हमने ये डू कर रखा है, तो इसका मीनिंग है समोत्पाद वक्र, यहाँ नीचे भी लिखा जाएगा। समोत्पाद जो वक्र होते हैं, रेखा चित्र में जो मैंने अभी बनाया था उसमें एक था, लेकिन एक ही रेखा चित्र पर एक से अधिक भी समोत्पाद वक्र हो सकते हैं। अगला आता है कि जो समोत्पाद वक्र होता है वह मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है। एंड नेक्स्ट है कि समोत्पाद वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये मुख्य रूप से 7 विशेषताएं हैं। अब इन विशेषताओं की परिभाषा भी जानेंगे हम कि समोत्पाद वक्र बाएं से दाईं ओर नीचे को झुकता है तो काहे को झुकता है और रेखा चित्र पर यह कैसे आएगा। तो प्रत्येक को हम क्या करेंगे, अलग अलग रेखा चित्र पर समझेंगे। तो पहला जो रेखा चित्र है यहाँ पर 1 नंबर का है, फिर 2 नंबर का है, फिर 3 नंबर का है और 4 नंबर का है। तो पहले नंबर पर जो मैंने आपको बताया था अभी कि समोत्पाद वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है, इसलिए यह 1 नंबर का होगा। ओके, कि जो समोत्पाद वक्र होता है वो बाएं से दाएं ओर नीचे की ओर झुकता है। तो प्रत्येक जो हमारा रेखा चित्र होगा उसका जो इस प्रकार से 2 अक्ष होंगे, सब पे टाइटल क्या होगा, पूंजी y अक्ष पर आ जाएगा और श्रम x अक्ष पर आ जाएगा। इस पर भी यही होगा, इस पर भी यही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 7 रेखा चित्र बनाने हैं। तो पहला नंबर क्या है, जो पहली विशेषता मैंने बताई कि जो समोत्पाद वक्र होता है वो बाएं से दाईं ओर नीचे की ओर झुकता है। तो ये मेरा बायां हाथ है और इधर दायां हाथ है, तो इस प्रकार से हम सीधे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आकार ऐसा होता है, यहाँ पे लिखेंगे IQ, प्रत्येक जो भी कर्व बनेगा उस पर IQ लिखेंगे, आइसो क्वांट समोत्पाद वक्र हो गया। तो इस प्रकार से जो मैंने टेबल पर दर्शाए थे अंक और उसके बाद जो रेखा चित्र बनाया था उसका ढाल कैसा था, ऐसा। तो इस प्रकार से ये ऊपर से नीचे की ओर झुक रहा है। ओके, तो इस प्रकार से एक ले लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे श्रम की n इकाई का इस्तेमाल होता है और पूंजी की k दिखा दिया। ओके, एक तो ये हो गया। अगला देखते हैं कि एक यहाँ पे लेते हैं और इसको यहाँ मिलाते हैं इस प्रकार से और यहाँ पे लिख देते हैं N1, एक ये हो गया। ओके, तो ये नीचे की ओर K1 हो गया। तो माना बात कि A है और ये B संयोग है, ये A संयोग है और ये B संयोग है। तो ये बाएं से दाईं ओर क्यों झुक रहा है, क्योंकि यदि वह या उत्पादक क्या करता है, इतने श्रम की जगह इतना श्रम और बढ़ाता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पूंजी की मात्रा को घटाना पड़ेगा, तभी जाके वो श्रम की मात्रा को बढ़ा सकता है, जिससे कि उसे इस बिंदु पर से और यहाँ पर बढ़ने पर उत्पादन समान प्राप्त हो। इसलिए ये जो वक्र होगा वो कैसा होगा, बाएं से दाईं ओर नीचे की ओर झुकता हुआ होता है, अर्थात इसका जो ढाल है यह नेगेटिव होता है, ऋणात्मक इसका ढाल होता है। दूसरी विशेषता जो मैंने आपको बताई थी अभी वह है कि समोत्पाद वक्र लंबवत नहीं होता है। समोत्पाद वक्र ये 2 नंबर का है, विशेषता आप वहां देख सकते हैं। तो लंबवत नहीं होता है, तो लंबवत में कैसा होगा, एकदम से हमारा जो समोत्पाद वक्र होगा ऐसा वर्टिकल हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे IQ, ठीक है, ऐसा खड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं N, इस श्रम की मात्रा हो रही है यूज N, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं और इसको यहाँ बढ़ाया और यहाँ पर K, ठीक है जी, एक कॉम्बिनेशन तो ये बढ़ गया।
ठीक है। अगला देखिए कि श्रम वही रहता है और पूंजी की मात्रा बढ़ा दी जाती है और ये हो जाती है माना K1, ठीक है। और ये हमारा बी कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस प्रकार से देखिए कि श्रम की मात्रा अपनी जगह क्या है, स्थिर है, लेकिन पूंजी की मात्रा K से बढ़ाकर K1 हो गई और ये हो गया हमारा ए कॉम्बिनेशन संयोग और बी संयोग। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक ही रेखा चित्र पर दो संयोग बन रहे हैं, ठीक है। तो जो ए संयोग है इसकी तुलना में जो बी संयोग है वो अधिक उत्पादन की मात्रा को दर्शाएगा। कि माना ए दिखा रहा है 35, ओके, और दूसरा दिखा रहा है कितना, माना 40। एक दिखा रहा है, ए दिखा रहा है 35 और बी दिखा रहा है 40। जबकि समुत्पाद वक्र का नियम क्या कहता है कि उसके सभी बिंदुओं पर चाहे ए बी सी डी ई हो, उत्पादन की जो मात्रा होगी वह समान होगी। इसलिए जो समुत्पाद वक्र है वह लंबवत या वर्टिकल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसके इस पे भी और इस पे भी दोनों बिंदुओं पर उत्पादन क्या है, अलग अलग है। ओके, तो इस प्रकार से ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है, और ऐसा तो इसने होना ही होना है, ठीक है। तीसरा नंबर का जो रेखा चित्र है उसकी क्या विशेषता है कि समुत्पाद वक्र क्षैतिज नहीं होता है। तीसरे पर हम दर्शाएंगे कि जो समुत्पाद वक्र होता है वो क्षैतिज नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। अब क्षैतिज नहीं होता है तो कैसे नहीं होता है, यहाँ पे देखिए इस क्षैतिज के लिए एक रेखा एकदम से पड़ी होगी, जो क्षैतिज रेखा होगी वह पड़ी होगी, इस पे लिखेंगे आई क्यू, आइसो क्वांटिटी, आई क्यू आप प्रत्येक वक्र पे लिखते चले जाएंगे। ओके, अब देखिए ये पूंजी है, इस श्रम है, यहाँ पे लीजिए एक एन, ठीक है, यहाँ पे एन और यहाँ पे के पूंजी की इकाई का क्या करता है, वह उपयोग करता है उत्पादन करने के लिए। ओके, उसके बाद क्या करता है, अगला कॉम्बिनेशन लेगा तो पड़ी रेखा हो जाएगी, तो बी वो N1 की ओर बढ़ेगा, तो इधर क्या होगा, श्रम की मात्रा बढ़ेगी, तो ये संयोग हो जाएगा बी। लेकिन क्या हो रहा है कि श्रम की मात्रा तो बढ़ रही है, श्रम की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है, लेकिन पूंजी की मात्रा अपनी जगह सेम है। इसलिए यहाँ पर ए संयोग और बी संयोग दो संयोग बन गए, दो कॉम्बिनेशन बन गए। तो दो कॉम्बिनेशन जो है उत्पादन अलग अलग दिखा रहे हैं। जैसे वहां पर मैं कहा था कि यहाँ पे भी माना 35 और ये दिखा रहा है यहाँ पर 40, तो अर्थात ये कम है और ये ज्यादा को दर्शा रहा है क्योंकि इधर श्रम की मात्रा को बढ़ा दिया। इससे आगे और चलेंगे तो बढ़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से एक ही रेखा चित्र पर दो संयोग यदि बनते हैं और दोनों क्या करते हैं, उत्पादन की अलग अलग मात्राओं को दर्शाते हैं, ये कब होगा, जबकि समुत्पाद वक्र पड़ा होगा। तो इसलिए कहा गया है कि समुत्पाद वक्र क्षैतिज नहीं होता है, क्योंकि नियम के अनुसार ए पर भी और बी पर भी उत्पादन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए था, 35-35, लेकिन यहाँ पर 35 है, बी पर हो गया 40 और सी की ओर बढ़ेगा, हो सकता है 50 हो जाए, तो अलग अलग दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यह पड़ा भी नहीं हो सकता था, क्षैतिज नहीं हो सकता है, हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है। और जो चौथी विशेषता है वह है कि समुत्पाद वक्र धनात्मक नहीं होता है। तो चौथा नंबर यहाँ पर है कि समुत्पाद वक्र धनात्मक नहीं होता है, प्लस में नहीं होता है। तो प्लस में कब होता है, तो प्लस में इस प्रकार से यदि कोई इस प्रकार का जो वक्र है ऊपर को उड़ जाता है तो ऐसा वक्र होता है धनात्मक। इस पे भी लिखेंगे आइसो क्वांट। तो हमने पहले यहाँ पे एक पॉइंट लेना है और इस प्रकार से यहाँ मिलाना है, यहाँ पे लिख दिया के फॉर पूंजी और यहाँ पे एन हमने श्रम के लिए कर दिया। ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया ए। ओके, उसके बाद क्या होता है कि अगला संयोग अर्थात अगला कॉम्बिनेशन यहाँ देखते हैं, तो श्रम बढ़ाना पड़ेगा N1 और इधर देखेंगे कि पूंजी को भी बढ़ाना पड़ेगा और पूंजी हो जाएगी K1। तो आप देखिए ये हो जाएगा बी संयोग। तो इस प्रकार से ये ऊपर की ओर बढ़ा और इस प्रकार से ये इधर की ओर बढ़ा। अब देखिए हो क्या रहा है कि ए संयोग की तुलना में बी संयोग ज्यादा उत्पादन को दर्शा रहा है। सभी में ए की तुलना में बी ज्यादा दर्शा रहा है, यहाँ पर भी ए की तुलना में बी ज्यादा दर्शा रहा है। तो वही मान के चलते हैं कि माना यहाँ पर 35 दिखा रहा है और यहाँ पर 40 दिखा रहा है, तो
इस प्रकार से समुत्पाद वक्र धनात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि नियम क्या कहता है समुत्पाद वक्र का कि चाहे ये बिंदु हो और चाहे ये बिंदु हो, दोनों पर उत्पादन समान होगा। यहाँ पर भी 35 होगा तो यहाँ पे 35 होगा, लेकिन यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज्यादा है, और ऊपर बढ़ेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। इसलिए समुत्पाद जो वक्र होता है उसका जो ढाल है वो धनात्मक नहीं होता है। तो समुत्पाद वक्र कैसा होता है? समुत्पाद वक्र ऐसा होता है कि जिसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है या बाएं से नीचे की ओर झुकता है। तो कुल मिलाकर इसको ध्यान में रखना है नंबर 1 का कि समुत्पाद वक्र का आकार ऐसा होता है। ओके, तो इस प्रकार से ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कितने विशेषताओं का रेखा चित्र बन चुका है? 4 का। तो विशेषताएं बताई जा रही हैं और साथ में बताया जा रहा है कि यह लंबवत नहीं हो सकता है, यह क्षैतिज रेखा नहीं हो सकती है, यह इस प्रकार से धनात्मक रेखा नहीं हो सकती है। ठीक है, और इसका ढाल बाएं से दाईं ओर नीचे की ओर झुका हो सकता है या होता है। ओके, अगली जो विशेषता है वह है 5वें नंबर की कि समुत्पाद वक्र अनेक हो सकते हैं। समुत्पाद वक्र जैसे यहाँ एक बन रहा है, एक एक, तो ये एक ही रेखा चित्र पर अनेक हो सकते हैं। उसके लिए हमें इस प्रकार से 2 अक्ष बनाने हैं, यहाँ पे श्रम लिखना है और यहाँ पर पूंजी लिखना है। तो एक होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ये बन गया, ठीक है, ये हो गया IQ, इस प्रकार से दूसरा बना दीजिए, ये हो गया IQ1 और ये हो गया IQ2। तो इस प्रकार से एक ही रेखा चित्र पर क्या हो सकते हैं, अनेक समुत्पाद वक्र हो सकते हैं, 1 2 3। तो इस प्रकार से पहला जो समुत्पाद वक्र है इसकी तुलना में ये ज्यादा उत्पादन को दर्शाएगा Q1 और Q2 और ज्यादा को दर्शाएगा, और यदि Q3 बनाते हैं तो ये क्या करेगा, और ज्यादा को दर्शाएगा। तो इस प्रकार से एक ही रेखा चित्र पर एक से अधिक क्या हो सकते हैं, या अनेक समुत्पाद वक्र हो सकते हैं। इस प्रकार से इसको आप सीधे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये हो सकता है। अगला आता है 6वें नंबर पर कि समुत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है। इसके लिए 6वां रेखा चित्र बनाएंगे, सेम 2 अक्ष आपने खींचने हैं, दोनों का टाइटल पूंजी और श्रम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मूल बिंदु कौन सा है इसका, 0 यहाँ पे ओरिजिन यहाँ से होता है, तो मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है। तो इस प्रकार से बना देंगे, इस प्रकार से ये हमारा IQ हो गया। तो उन्तोदर, ठीक है, इस प्रकार का जो ढाल होता है अंदर की तरफ पच का है, तो ये कॉन्वेक्स हो गया, तो अंदर की ओर पच का है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो ढाल होता है उसे कहते हैं उन्तोदर ढाल, कॉन्वेक्स स्लोप होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, यहाँ से इसको मिलाइए और इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे हो गया K, ये हमारा A कम्बिनेशन हो गया। यदि हम B की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ जोड़ेंगे इसको और यहाँ से इसको यहाँ जोड़ेंगे और ये हमारा हो गया K1। तो इसको घटाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, यहाँ पे N लिखिए और यहाँ पे N1 लिखिए B। तो इस प्रकार से देखिए, जब हम क्या करते हैं कि A से B कम्बिनेशन की ओर बढ़ते हैं तो पूंजी की मात्रा को घटाना पड़ता है और श्रम की मात्रा को N से बढ़ाकर N1 करना पड़ता है, जिस कारण से इसका जो ढाल होता है वो कैसा हो जाता है, उन्तोदर होता है। ये अर्थात ये मूल बिंदु इधर की ओर, अंदर की ओर क्या है, पचका हुआ है, झुका हुआ है अंदर की ओर, जिस ढाल को कह रहे हैं उन्तोदर ढाल। तो इस प्रकार से जो समुत्पाद वक्र है वह मूल बिंदु ये है ओ, ठीक है, इसकी ओर क्या होता है, इसका ढाल उन्तोदर होता है। तो इस प्रकार से ये हो सकता है, ये हो सकता है इसकी विशेषता, लेकिन ये नहीं हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, ये नहीं हो सकती है और ये हो सकती है। अंतिम विशेषता आती है कि समुत्पाद वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं, कि समुत्पाद वक्र एक दूसरे को काटने का काम नहीं करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। 2 अक्ष लिए, श्रम हो गया और इधर हमारा पूंजी हो गया। तो इंटरसेक्ट कैसे नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से हम देखिए, यहां से हमने एक समुत्पाद वक्र ले लिया, ठीक है, IQ, क्योंकि बनाना तो हमने आपको सिखा दिया तालिका के द्वारा। तो इस प्रकार से ये समुत्पाद वक्र इस प्रकार से हो गए, ये पहले नंबर का है। ओके, अब एक दूसरे को काटते नहीं है, तो काटने के लिए हमें दूसरा वक्र बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक वक्र हमारा क्या होगा,
यहाँ हमने नीचे से लिया और इस प्रकार से ये ऊपर को चला गया, इसको कहेंगे IQ1। इसलिए यहाँ पे देखिए ये बन गया हमारा ए कॉम्बिनेशन वाला। यहाँ पर जहाँ पर ये क्या है, ए पॉइंट है, तो इस प्रकार से ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला बन गया, तो एक दूसरे को काटने का काम नहीं करते हैं। ठीक है, अब काटेंगे तो क्या होगा कि ये नीचे चला गया और ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो ए पर तो समझ लीजिए कि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे उत्पादन की मात्रा समान है, लेकिन जैसे ही ये नीचे आया और ये ऊपर आया तो यहाँ पर उत्पादन कितना है, माना कि यहाँ पर 35 हो गया। ठीक है जी, और यहाँ पे उत्पादन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 40। तो इस प्रकार से यदि इंटरसेक्ट करते हैं तो इस प्रकार से एक कम उत्पादन को दिखाएगा और एक ज्यादा को दिखाएगा, जबकि ये समोत्पाद वक्र का नियम क्या कहता है कि एक ही वक्र पर जितने भी कॉम्बिनेशन संयोग बनते ABCDE सब पे उत्पादन क्या होगा, समान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो समोत्पाद वक्र हैं वो एक दूसरे को काटने का काम नहीं करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर जो समोत्पाद वक्र है वो कैसा होता है, वो इस प्रकार से होगा। ये हमारा x हो गया, ये हमारा a o और ये y, इस पे हमारा पूंजी रहेगा। ठीक है, और इस पे हमारा श्रम रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आइसो क्वांट रहेगा इस प्रकार का वक्र रहेगा। तो उसको याद रखना है, बनाना हमने आपको सिखा दिया है कि तालिका के द्वारा बनता कैसा है, और एक बार आपको याद हो गया तो आप सीधे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समोत्पाद वक्र का आकार कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, बाएं से दाईं ओर झुकता हुआ होता है। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया, आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि समोत्पाद वक्र, आइसो क्वांट या आइसो प्रोडक्ट कर्व किसे कहते हैं, उसकी तालिका कैसे बनती है, उसको रेखा चित्र पर कैसे दर्शाया जाता है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और वो विशेषताएं क्यों होती हैं, उनको डायग्राम पे कैसे दर्शाया जा सकता है।